दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है एन। एन एक थिएटर आर्टिस्ट है, यानी स्टेज पर परफॉर्म करती है और लोगों को हंसाने में उसका कोई जवाब नहीं। लेकिन इस वक्त उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही होती है और इसी वजह से जिस थिएटर में एन काम करती थी वो भी बंद हो जाता है। अब उसके पास कोई काम नहीं बचता और वो नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। उसकी सबसे बड़ी टेंशन यही है कि किसी तरह उसे फिर से कोई काम मिल जाए। दूसरी तरफ हमें मिलता है कार्ल, एक फिल्म डायरेक्टर। कार्ल बहुत ही लालची इंसान है और हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसे नाम भी मिले और पैसा भी। वो अपने प्रोड्यूसर्स के पास जाता है और उन्हें अपनी नई फिल्म का आइडिया सुनाता है। पूरे भरोसे के साथ कहता है कि इस बार वो ऐसी फिल्म बनाएगा जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर प्रोड्यूसर्स हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, आखिर आइडिया है क्या? तब कार्ल बताता है कि दुनिया में एक रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है स्कल आइलैंड। उसके मुताबिक उस आइलैंड पर आज भी ऐसे खतरनाक जीव रहते हैं जिन्हें किसी ने कभी नहीं देखा। कार्ल कहता है वो उन्हीं जीवों पर फिल्म बनाना चाहता है और इसके लिए उन्हें उसकी फिल्म में पैसे लगाने होंगे। प्रोड्यूसर्स उसकी बात सुनने के बाद उसे बाहर इंतजार करने को कहते हैं ताकि आपस में सलाह कर सकें। कार्ल बाहर तो आ जाता है लेकिन चुपके से दरवाजे के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगता है। अंदर प्रोड्यूसर्स कह रहे होते हैं कि कार्ल अब पूरी तरह पागल हो चुका है और अगर उसकी बातों पर भरोसा किया गया तो सारे पैसे डूब जाएंगे। वो ये भी कहते हैं कि उसकी पुरानी फिल्मों में लगाए पैसे भी वापस ले लेने चाहिए। कार्ल ये सब सुन लेता है और उसे समझ आ जाता है कि अब कोई उसका साथ देने वाला नहीं, लेकिन वो अपना सपना छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए वो वहां से भाग जाता है क्योंकि किसी भी कीमत पर उसे स्कल आइलैंड पहुंचकर अपनी फिल्म बनानी है। अब कार्ल अपनी फिल्म के लिए एक हीरोइन ढूंढने लगता है, लेकिन उसका करियर पहले ही खराब हो चुका है और उसके अजीब आइडिया की वजह से कोई भी उसके साथ काम करने को तैयार नहीं होता। ठीक उसी समय एन भी काम की तलाश में एक जगह पहुंचती है और वहीं उसकी मुलाकात कार्ल से हो जाती है। कार्ल एन को अपनी फिल्म और स्कल आइलैंड का पूरा आइडिया बताता है और उसे अपनी फिल्म में हीरोइन बनने का ऑफर देता है। एन कुछ देर सोचती है लेकिन उसके पास कोई और काम भी नहीं होता, इसलिए आखिरकार वो हाँ कर देती है। इसके बाद कार्ल जैसे तैसे अपनी पूरी टीम तैयार कर लेता है। टीम में एक हीरो होता है जिसका नाम है जैक और एक राइटर भी उनके साथ होता है। सब लोग जल्दी जल्दी सफर की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन टीम का कोई भी बंदा नहीं जानता कि कार्ल उन्हें किस खतरे की तरफ ले जा रहा है। असल में कार्ल को पुलिस ढूंढ रही होती है क्योंकि जिन प्रोड्यूसर्स के पैसे लेकर वो भागा था उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी होती है। इसीलिए वो बिना किसी को पूरी सच्चाई बताए अपनी टीम को लेकर शिप में बैठता है और समुद्र की तरफ निकल जाता है। सफर शुरू होने के बाद कार्ल अपनी फिल्म के कुछ शॉट्स रिकॉर्ड करना भी शुरू कर देता है। फिर वो शिप के कैप्टन के पास जाता है और कहता है कि अगर वो शिप को स्कल आइलैंड तक ले जाएगा तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। कार्ल अब तक किसी को भी उस आइलैंड की असली सच्चाई नहीं बताता। कैप्टन भी तैयार हो जाता है क्योंकि उसे वाइल्ड लाइफ देखने का शौक है और ऊपर से ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। कुछ समय बाद उनकी शिप एक ऐसे इलाके में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ बहुत घना कोहरा फैला होता है। कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। रास्ता ढूंढने के लिए सब तारों की मदद लेते हैं। तभी अचानक शिप का एक वर्कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सामने चट्टान है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शिप सीधे जाकर चट्टानों में फंस जाती है। मजबूर होकर कैप्टन को शिप वहीं रोकनी पड़ती है। कार्ल ये देखते ही समझ जाता है कि आखिरकार उसे वही स्कल आइलैंड मिल गया है जिसकी वो इतने समय से तलाश कर रहा था। शिप चट्टानों में फंसने के बाद कार्ल अपने कुछ क्रू मेंबर्स को लेकर छोटी नाव से स्कल आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ कैप्टन और उसके कुछ साथी वहीं रुक जाते हैं ताकि शिप को चट्टानों से निकाल सकें। जैसे ही कार्ल और उसकी टीम आइलैंड पर पहुंचती है, वहां का माहौल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरे आइलैंड पर अजीब सी खामोशी फैली होती है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिकता। अगले ही पल वहां रहने वाले आदिवासी अचानक उन पर हमला कर देते हैं। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिलता और वो लोगों को घायल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कैप्टन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। हालात बिगड़ता देखकर वो फौरन अपनी गन से फायरिंग करता है। गोली लगते ही आदिवासी डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद कार्ल और उसकी टीम भी किसी तरह जान बचाकर वहां से दूर चली जाती है। लेकिन जब सब खुद को संभालते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि एन उनके साथ नहीं है।
वो अभी भी उसी आइलैंड पर रह गई है। यह सुनते ही सब बिना देर किए उसे ढूंढने के लिए वापस दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ आदिवासियों ने एन को पकड़ लिया होता है। वो उसे अपने कबीले में बांध देते हैं क्योंकि वो उसकी बलि अपने आइलैंड। उधर किंग कांग एन को लेकर एक बहुत ऊंची चट्टान पर पहुंच जाता है। वहां दोनों शांति से बैठकर सूरज को डूबते देखते हैं। यह पल बाकी सब घटनाओं से बिल्कुल अलग और बहुत शांत होता है। कुछ देर बाद एन थक जाती है और किंग कांग के हाथ पर ही सो जाती है। किंग कांग उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है और उसे आराम से सोने देता है। यह देखकर साफ पता चलता है कि अब वो एन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसी बीच जैक खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है जहां एन मौजूद होती है। वो जल्दी से एन को उठाता है और वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी किंग कांग की आंख खुल जाती है। उसे लगता है कोई एन को उससे दूर ले जा रहा है और वो तुरंत गुस्से में आकर फिर से एन को पकड़ लेता है। तभी कुछ चमगादड़ किंग कांग पर हमला कर देते हैं, जिससे वो कुछ समय के लिए कमजोर और उलझन में पड़ जाता है। जैक इसी मौके का फायदा उठाकर एन को लेकर वहां से भाग निकलता है। जैसा कि पहले से साफ था, कार्ल बहुत लालची इंसान है। उसका असली मकसद किंग कांग को पकड़ना होता है। उसे पहले से ही यकीन होता है कि एन के पीछे पीछे किंग कांग जरूर आएगा। जैक और एन भागते हुए उस विशाल दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो स्कल आइलैंड को बाहर की दुनिया से अलग करता है। दोनों उस दरवाजे के बाहर निकल जाते हैं। यह दीवार इसलिए बनाई गई थी ताकि आइलैंड का कोई भी खतरनाक जीव बाहर न आ सके, लेकिन एन को पाने के लिए किंग कांग उस विशाल दीवार को भी पार कर जाता है और आखिरकार बाहर की दुनिया में पहुंच जाता है। यही वो पल होता है जिसका कार्ल को इंतजार था। दूसरी तरफ शिप पर मौजूद सब लोग पहले से ही किंग कांग को पकड़ने की तैयारी कर चुके होते हैं। बड़े बड़े जाल बिछाए जाते हैं और क्लोरोफॉर्म भी तैयार रखा जाता है ताकि जैसे ही किंग कांग बाहर आए उसे बेहोश करके पकड़ लिया जाए। लेकिन इतने बड़े और ताकतवर जीव को रोकना बिल्कुल आसान नहीं होता। जैसे ही किंग कांग एन को दूर जाते हुए देखता है, वो पूरी तरह बेकाबू हो जाता है और एक एक करके सारे जाल तोड़ देता है। यह देखकर लोग जल्दी जल्दी बोट में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। किंग कांग उनके पीछे आता है, लेकिन उसी समय उस पर क्लोरोफॉर्म फेंका जाता है और साथ ही गोलियां भी चलाई जाती हैं। एन बार बार सबको रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि किंग कांग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वहां मौजूद कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार इंसानों की चालाकी के सामने इतना ताकतवर दानव भी हार जाता है। क्लोरोफॉर्म का असर होने लगता है और किंग कांग बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके साथ ही कार्ल का असली मकसद पूरा हो जाता है, क्योंकि अब किंग कांग पूरी तरह उसके कब्जे में आ चुका होता है। किंग कांग के बेहोश होने के बाद कार्ल उसे शहर ले आता है। वहां वो एक बहुत बड़ा शो रखता है। उसका मकसद पूरी दुनिया को यह दिखाना है कि उसने ऐसा जीव पकड़ लिया है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसी वजह से शो की सारी टिकटें बिक जाती हैं और लाखों लोग उसे देखने पहुंचते हैं। शुरुआत में जिन प्रोड्यूसर्स ने कार्ल पर भरोसा नहीं किया था, वो भी अब उसी का शो देखने आते हैं। दूसरी तरफ जैक भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वो एन से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। शो शुरू होते ही कार्ल पूरे गर्व के साथ स्टेज पर खड़े होकर किंग कांग को लोगों के सामने पेश करता है। वो सबको बताता है कि इतना बड़ा और ताकतवर दानव भी एक लड़की के सामने कमजोर पड़ गया। लेकिन इस शो के लिए कार्ल एन की जगह किसी दूसरी लड़की को स्टेज पर लेकर आता है। जैसे ही किंग कांग उस लड़की को देखता है और उसे एहसास होता है कि वो एन नहीं है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। अगले ही पल वो अपनी मजबूत जंजीरों को तोड़ देता है और वहां मौजूद लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। पूरा थिएटर दहशत में आ जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसी दौरान किंग कांग की नजर जैक पर पड़ती है। वो उसके पीछे दौड़ने लगता है, जैसे वो उससे पूछना चाहता हो कि एन कहाँ है। गुस्से और बेचैनी में वो पूरा थिएटर तोड़ देता है और फिर शहर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जो भी गाड़ियां उसके सामने आती हैं, वो उन्हें आसानी से उछाल देता है। वो हर उस लड़की को ध्यान से देखता है जो एन जैसी दिखाई देती है, लेकिन उसे एन कहीं नहीं मिलती। तभी जैक एक प्लान बनाता है। वो एन को अपनी कार में बैठाकर किंग कांग का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। किंग कांग उनके पीछे दौड़ता है और आखिरकार एन उसके सामने आ जाती है। एन को देखते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो बहुत देर तक उसे खामोशी से देखता रहता है। इसके बाद वो एन को अपने साथ शहर से दूर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां चारों तरफ बर्फ जमी होती है। वहां पहली बार किंग कांग बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करता है। बर्फ में खेलता है, इधर उधर घूमता है और एन के साथ खुशी के पल बिताता है।
ऐसा लगता है जैसे उसे एन के अलावा किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। थोड़ी ही देर बाद वहां पुलिस और फौज पहुंच जाती है। किंग कांग एन को बचाते हुए वहां से निकलता है और शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। तभी आसमान में कई प्लेन आ जाते हैं और चारों तरफ से उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं। एन बार बार चिल्लाकर सबको रोकने की कोशिश करती है, कहती है फायरिंग मत करो, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। किंग कांग बुरी तरह घायल होने के बाद भी एन की रक्षा करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। प्लेन लगातार उसकी पीठ पर गोलियां चलाते रहते हैं। एन यह सब देखकर रोती रहती है। आखिरकार वो दर्दनाक पल आ ही जाता है जब किंग कांग उस ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। नीचे खड़े लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। कहानी के आखिर में कार्ल एक बात कहता है। वो कहता है कि किंग कांग को गोलियों ने नहीं मारा, बल्कि खूबसूरती ने मारा, यानी ब्यूटी किल्ड द बीस्ट। इसी के साथ इस दर्द भरी कहानी का अंत हो जाता है।